जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे क्या, आज का हमारा है 9वां मॉक टेस्ट साइंस का। ठीक है ना। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं हम कर क्या रहे हैं चैनल पे। ठीक है ना। चैनल पे हम डेली एक मॉक टेस्ट करते हैं। एक दिन साइंस का मॉक टेस्ट होता है और एक दिन होता है जीके का मॉक टेस्ट। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर दो भाई। ठीक है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा 9वां मॉक टेस्ट। ओके। बाकी जो नए हैं उनके लिए है, इंस्टाग्राम तो आप पक्का यूज करते होंगे। अगर यूज करते हो तो स्टोरी चेक किया करो। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन पहले पेपरों में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो आपको यहां मिल जाएंगे स्टोरीज में। ठीक है ना। फॉलो कर लेना प्रताप एकेडमी अकाउंट। ये नंबर टीम का नंबर है। जय हिंद लिख के मैसेज कर दें, फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट्स काफी मैसेज कर रहे हैं, बट अभी होली के कारण छुट्टी थी तो स्टाफ अभी पूरा नहीं है, तो मैसेज के रिप्लाई अभी तक नहीं आए होंगे, तो आ जाएंगे। ठीक है ना। वेट कर लेना, कल तक सबको रिप्लाई हो जाएगा और जो पीडीएफ वगैरह है सबको सेंड हो जाएंगे। ठीक है ना। गुस्सा मत हुआ करो यार। चलो फिर करो स्टार्ट। ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंध है? ठीक है ना। या पीडियाट्रिक्स का निम्न में से किसके साथ संबंध है, ये आपने बताना है। ये 4 रोग आपके पास लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करना है आपने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका है सी। ठीक है ना। जो बच्चे होते हैं शिशु, उनके रोग के अध्ययन को ही पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। सिंपल भाषा में आप ये याद रखो बस। ठीक है ना। जो बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं। ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न था। नेक्स्ट देखो, आज के वीडियो में प्रश्न सारे थोड़े लेवल अप के हैं। ठीक है ना। एसएससी जीडी से ये प्रश्न जो हैं उठाए हुए हैं, और या जो रिलेशन वाली जो एग्जाम होता है उससे उठाए हुए हैं। ठीक, थोड़ा ना टेक्निकली वाले, ताकि आपका अगर, क्योंकि 1 साल से एग्जाम नहीं आया जीडी का, अगर आया अब की बार तो मे भी चांस है कि थोड़ा सा लेवल अप आए साइंस का। इसलिए साइंस के अब की बार क्वेश्चन थोड़े से हम अब टफ लेवल के लेके चलेंगे। ठीक है ना। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। क्षति मतलब नुकसान, क्यों पहुंच रहा है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। यमुना में बाढ़ से, अधिक तापमान पर, संगमरमर के अपघटन द्वारा, मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर क्या है? सी। देखो आप सभी को पता है ताजमहल कहां पे है? आगरा। ताजमहल कहां पे है? आगरा। और आगरा किस नदी के किनारे है? ठीक है, यमुना के किनारे। यमुना के किनारे। और यमुना के किनारे 3 मेन शहर हैं, ये आप याद रखना है आपने। दिल्ली, आगरा और मथुरा। दिल्ली, आगरा और मथुरा, और ये पास पास ही है। ठीक है ना, मथुरा और आगरा। और मथुरा में बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं। ऑयल रिफाइनरी, जहां पे तेल को हम रिफाइन करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है ना। तो वहां से जो भी पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन के कारण उस एरिया में तेजाबी बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तेजाबी बारिश का पता है आपको? जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है और वो ऊपर बादलों में जाके मिक्स हो जाता है बादलों के साथ। ठीक है ना, पानी के साथ। और जब बारिश होती है पहली बार, तो वो सभी मतलब मौसम की जो पहली बारिश होती है, ठीक है ना, तो वो सभी प्रदूषक जो है पानी के साथ मिलके साथ में जब किसी मार्बल वाली बिल्डिंग पे पड़ते हैं तो मार्बल का जो कलर है वो येलो कर देते हैं वो। ठीक है ना। मार्बल का कलर यानी संगमरमर का कलर कैसा कर देते हैं? येलो। और ताजमहल किस चीज का बना हुआ है? ताजमहल सारा का सारा मार्बल का ही बना हुआ है, संगमरमर का। ठीक है ना। संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। इसलिए मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के कारण ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। और मथुरा या फिर आगरा, जितने भी आसपास, मथुरा आगरा जितने आसपास भी पोल्यूशन हो रहा है, सारे पोल्यूशन का इफेक्ट कहीं ना कहीं ताजमहल के ऊपर पड़ ही रहा है। ओके। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। तो यह आपने बताना है क्यों हुआ है। ठीक है ना। हमारी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस है, और उसका निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है ना। ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जीवों के श्वसन द्वारा, वनों की अग्नि से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, या इनमें से कोई भी नहीं। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है जीवों के श्वसन से। ठीक है ना। जितने भी हम जीव हैं, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, सभी
ठीक है ना। सभी के सभी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं, सभी के सभी कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इनके श्वसन के कारण ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो है, मुख्यतः निर्माण उसी से हुआ। बाकी अब तो पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण CO2 का लेवल है जो वो इंक्रीज हो ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखो आप, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। तो एक पॉल्यूशन मतलब एक पोल्यूटेंट है, एक प्रदूषक है, ठीक है ना, उसके कारण हमारे हार्ट में कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है ना। और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी वो इंक्रीज करता है। तो आपने यही बताना है इन चारों में से कौन हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके हमें हार्ट संबंधी जो रोग हैं वो दे देता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, कैडमियम। बी कैडमियम, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। कैडमियम अगर हमारे खाने के जरिए या किसी भी तरह हमारी बॉडी में चला जाता है तो हमारे ब्लड प्रेशर को वो इंक्रीज करने लग जाता है और हमारे हार्ट में काफी बीमारियों को वो पैदा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, फ्रियोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और राइट आंसर, अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं, हरित प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव, ठीक है ना, या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। यह है क्या, इस इफेक्ट के कारण, या आप ऐसे बोल सकते हो जब सूर्य से जो हीट है आती है, ठीक है ना, पृथ्वी के ऊपर कुछ गैसें ऐसी होती हैं या कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो उस हीट को वापस जाने से रोक लेते हैं और हमारे वायुमंडल में ही उसको हीट को रख लेते हैं, ठीक है ना, उष्मा को, जिसके कारण क्या है हमारा वायुमंडल है थोड़ा गर्म होने लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिट तक तो ठीक थी पहले, बट अब ज्यादा होने लगा क्योंकि प्रदूषण भी तो ज्यादा हो गया। ज्यादा प्रदूषण मतलब ज्यादा गर्मी, ज्यादा गर्मी का नुकसान ही है, बर्फ पिघलती है पहाड़ों पे, ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्र का लेवल बढ़ता है, नदियों में बाढ़ आती है, ऐसे बहुत से हजारों कारण है, हजारों नुकसान है उस चीज के, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के, ग्रीन हाउस इफेक्ट के, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग आपने वर्ड सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी वही सब कुछ है, ठीक है। तो बस वही आपने बताना है कि कौन सी गैस का सबसे ज्यादा योगदान है, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 का सबसे ज्यादा योगदान है, क्योंकि वायुमंडल में जितनी ज्यादा CO2 गैस होगी उतना ही ज्यादा ग्रीन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगी, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी अगर हम पूछें वायुमंडल में कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी अगर पूछे तो वायुमंडल में कितनी है, तो 0.03%, 0.03% मिलेगी आपको। और वायुमंडल में पाई जाने वाली चौथी सर्वाधिक गैस यही है, चौथी वायुमंडल में पाई जाने वाली चौथी सर्वाधिक गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी है, पहली नाइट्रोजन, याद रखना है आपने, दूसरी ऑक्सीजन जो हम श्वसन क्रिया के दौरान अंदर लेके जाते हैं, ठीक है ना, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तीसरी आर्गन, चौथी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पांचवी नियोन, ठीक है जी। ये याद रखनी है, कोई भी पूछी जाती है एग्जाम में, कभी भी किसी भी एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता है मुंह उठा के, ठीक है ना। याद रखना है पहली सबसे ज्यादा कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और बस पांच ही याद रखनी है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे है, ये याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78%, 7-8, ठीक है ना, और आर्गन 0.93% है, CO2 मैंने आपको बताया है 0.03%। आपने मेरे को बताना है नियोन कितने परसेंट, आपने कमेंट करके बताना है नियोन कितने परसेंट है। नेक्स्ट प्रश्न फिर आ जाओ, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं किसे, हाइड्रोफाइट्स हम किसको बोलते हैं, एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक जड़ रहित पौधे को, या इनमें से कोई भी नहीं। और ऐसा सा एक क्वेश्चन, मतलब हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन या इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। पिछले मॉक टेस्टों में हम इस जैसे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफाइट्स कौन से पौधे होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोफाइट्स वो वाले पौधे होते हैं जो जल में होते हैं, ठीक है ना, जल में पैदा होते हैं। तो जल वाले पौधों को हम हाइड्रो
फाइट्स बोलते हैं, जल वाले पौधों को, ठीक है ना। और जीरोफाइट्स किनको बोलते हैं, जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आ जाओ। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे, कैसे रोकेंगे इसको। पहली बात तो ये है क्या, देखो मृदा हम बोलते हैं सोइल, मिट्टी, ठीक है ना। अपरदन मतलब उसका खुरना, जैसे बाढ़ वगैरह आती है ना, तो जो उपजाऊ मिट्टी है अपने साथ पानी सारी साथ ले चला जाता है, ठीक है ना। और नीचे से रेतली मिट्टी वगैरह आ जाती है जो इतनी उपजाऊ नहीं होती जितनी ऊपर वाली होती है, ठीक है ना। तो सोइल अपर्दन। या फिर पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे जैसे भूमि वगैरह भूस्खलन वगैरह हो जाता है ना, तो पेड़ वगैरह काटते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ बह जाती है। तो वो सारा क्या है, वो सारा मृदा अपरदन है। उसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना मिट्टी है जो उपजाऊ परत वाली ऊपर वाली, ठीक है ना, वो अपनी जगह पे ही रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ों से उसको जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं उस मिट्टी को, ठीक है ना। तो वन रोपण से जितने ज्यादा हम वन लगाएंगे उतना कम मृदा अपरदन होगा। सोइल इरोजन, इसको हम इंग्लिश में सोइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उतनी ही हमारी मिट्टी जो है ऊपर वाली वो सेव रहेगी जितने ज्यादा हम वन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपने बताना है सबसे छोटी कोशिका। ये चार ऑप्शन है, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, सफेद रक्त कण या लाल रक्त कण। WBC हम इनको बोलेंगे और RBC, ठीक है ना। तो निम्न में से सबसे छोटी कोशिका आपने बतानी है। राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका है। और अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है ना। तो शुतुरमुर्ग है उसका अंडा पूरे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। क्लियर है। और अगर पूछा जाए, देखो ये ऑप्शन देखो, अमीबा, अमीबा के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अमीबा क्या है, अगर प्रश्न आए एक कोशिकीय जीव कौन सा है, एक कोशिका, सिर्फ ऐसा जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से बना हो, एक ही कोशिका से बना जीव, ठीक है ना, एक ही कोशिका से बना जीव कौन सा है, अमीबा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे फिर आ जाओ। अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये आपने बताना है सबसे ज्यादा गुणसूत्र कहां मिलेंगे आपको, गन्ना, आलू, मनुष्य या ओफियोग्लोलस में, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो वीडियो को पॉज करना है, अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ओफियोग्लोसस एक तरह का प्लांट है, पौधा है, इसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाएंगे, ठीक है ना। और गुणसूत्र के बारे में बस आप इतना याद कर लो, यही बहुत है। गुणसूत्र मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 पेयर मिलेंगे आपको, 23 पेयर यानी 23 जोड़े, ठीक है। और एक जोड़े क्या होता है, दो को मिला के एक जोड़ा बनता है ना, तो यानी टोटल कितने हो गए, फिर टोटल इंटू 2 कर दो, 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र। तो अगर आपसे गुणसूत्र पूछे मनुष्य में 46 और जोड़े पूछे तो 23, ठीक है ना। और अगर ये पूछे भारत के किस वैज्ञानिक ने गुणसूत्र खोजे थे या गुणसूत्रों को एक्सप्लेन किया था, तो वो थे, अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत के कौन से वैज्ञानिक ने जो गुणसूत्र हैं वो खोजे थे या कुछ उनके जो पेयर थे वो खोजे थे, तो वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना याद रखना है आपने, ठीक है ना, सॉरी, हरगोविंद खुराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आ जाओ। कोशिका में कार्यात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। तो जो कोशिका होती है यानी जो सेल होता है, कोशिका, कुछ बच्चों ने सेल पढ़ रखा होगा, इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल के क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, ये आपने बताना है किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं कार्य से संबंधित, उनको कौन नियंत्रित करता है, केंद्रिका नियंत्रित करती है, केंद्रक नियंत्रित करता है, जीव द्रव्य नियंत्रित करता है, या फिर ये सभी नियंत्रित करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अब की बार
एसएससी जीडी वालों ने ये क्वेश्चन पूछा था, आप उठा के देख लेना, अभी इस साल एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है बी, केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक जो है वो कोशिका के अंदर जितने भी कार्यात्मक गतिविधियां होती हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, सिंपल सी बात है, एक सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे उनको कौन नियंत्रित करेगा? उनको नियंत्रित करेगा केंद्रक। उनको नियंत्रित कौन करेगा? केंद्रक करेगा। बाय सिंपल मेथड से मैं आपको बता देता हूं, हमारे देश में जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है ना, आर्मी से रिलेटेड हो गए, डिफेंस से रिलेटेड है, उन सबको कौन सी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? जो केंद्र में होगी, है ना। अब आर्मी से रिलेटेड एग्जाम कराना हो या कुछ भी करवाना हो, आप खुद ही सोच लो, आपका एग्जाम एक साल से नहीं आया तो क्या आपकी स्टेट, पंजाब, हरियाणा या एमपी, जो भी जिस भी स्टेट से आप हो, क्या वो एग्जाम करवा सकते हैं? नहीं। कौन करवाएगा? केंद्र करवाएगा। ठीक है ना, तो बस वही याद रखना है आपने। कोशिका, पूरे के पूरी कोशिका के सभी कार्य को कौन कंट्रोल करेगा? केंद्रक। केंद्रक कंट्रोल करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज आपने बताना है किसने की थी न्यूक्लियस की खोज, ये आपका प्रश्न है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस वही है केंद्रक। केंद्रक हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस। ठीक है ना, केंद्रक सेल के अंदर जो होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक। लास्ट प्रश्न में हमने देखा है ना, केंद्रक एक सेल होता है, ठीक है ना, कोशिका के अंदर भी एक छोटा सेल होता है जिसको हम केंद्रक बोलते हैं या न्यूक्लियस। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ब्राउन ने। ब्राउन ने, ठीक है ना। न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किसने की थी? ब्राउन ने। ब्राउन, बस ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको हरा रंग कौन प्रदान करेगा, ये आपने बताना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आप ही मुझे बताओगे कमेंट करके, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलय कहलाता है, ये आपने बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी वलय होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना, क्रिस्टी, ऑक्सीसोमस, मैट्रिक्स या माइक्रोमस। ठीक है ना, माइक्रोसोमस, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको सेल के अंदर ही मिलता है। ठीक है ना, एक सेल जो एक कोशिका होती है उसके अंदर काफी सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो हमने पिछले प्रश्न में देखा, इसके अलावा वैक्यूल पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ये जब हम लाइव क्लासेस लगाया करेंगे, ठीक है ना, जब मैं आपको जीव विज्ञान कराऊंगा तब मैं आपको ये कराऊंगा। ठीक है ना, कोशिका। अभी आप सिंपल ये याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया आपको सेल में मिलता है, जो कोशिका होती है। ठीक है ना, कोशिका में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो वलय यानी जो छल्ला होता है या अंदर की जो दीवार होती है, सिंपल मान लो ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की जो वलय है, अंदर की जो वलय है, जो छल्ला है, जो वाल है अंदर की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो अंदर है, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। ये जो अंदर की तरफ है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ओके, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न आर्मी एग्जाम में आएंगे तो बहुत बढ़िया है, कुछ ही सिलेक्टेड बच्चे हैं जो कर सकते हैं। ठीक है ना, एसएससी जीडी के क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता। ठीक है ना, सब हमने देखा है ना, हर सेल में, लगभग हर एक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा ही मिलेगा। हर एक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। कुछ सेल ऐसे, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं या कुछ जीवों की कोशिकाएं ऐसी होती हैं जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता। तो वो जीवाणुओं की बात हो रही है। ठीक है ना, किसकी? जीवाणुओं की बात हो रही है। जीवाणुओं की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे फिर आ जाओ। लास्ट प्रश्न है आपका, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो कोशिका यानी सेल की आत्महत्या, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग, तो किसको सेल का सुसाइड बैग कहा जाता है? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय या न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर कुछ केमिकल होते हैं और जब भी सेल को डैमेज होती है, ठीक है ना, सेल को कोई चोट वगैरह लगती है या कुछ नुकसान हो जाता है, तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको थोड़ा सा रिपेयर भी कर देता है, और मतलब अगर कोई फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसको वो
उसके ऊपर वो अपना जो एंजाइम है, जो केमिकल है, वो छिड़क देता है, जिससे क्या है वो खत्म हो जाती है चीज, ठीक है ना। पर कई बार क्या हो जाता है, पूरे का पूरा सेल ही डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, ब्लास्ट करके सारे सेल को ही खत्म कर देता है और पूरा सेल ही एक तरह से सुसाइड कर लेता है। इस करके जो कोशिका का सुसाइड बैग है वो किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है आपने। और बाकी लाइव क्लासेस देखते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का ये है कि 24 अप्रैल तक शायद आ जाए, ठीक है ना। और हमारे अभी 100 सब्सक्राइबर कम है, तो क्या कर रहे हो यार, 100 सब्सक्राइबर तो करवा दो, ग्रुप वगैरह में शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। 100 सब्सक्राइबर करवा दो, तभी लाइव का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और फिर लाइव क्लासें हैं जो हम स्टार्ट करेंगे, तो यार करो थोड़ी सी हेल्प, अगर आप चैनल को वाकई पसंद करते हैं, ठीक है ना, आपको बेनिफिट लग रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज यार शेयर किया करो वीडियो को, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।